है। पहली चीज तो आपका मध्य प्रदेश जो है ये देश में सबसे ज्यादा टाइगर वाला स्टेट है। कोई मुझे बताएगा एमपी में कितने टाइगर है? सर एमपी में कितने टाइगर है? 524। 526। टाइगर की जो सेंसस होता है टाइगर का सेंसस हर 4 साल में होता है। पिछला सेंसस 2018 में हुआ था, उसका रिपोर्ट आते आते 2019 हो गया और उसमें मालूम चला मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है 526। दो कम 524 है उत्तराखंड में। तीसरे नंबर पे कर्नाटका, सॉरी सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, थर्ड नंबर पे उत्तराखंड है। सब इंटर कर जाया करो 7 बजे तक। ये न्यूज जो है असल में एक स्टैंडर्ड है, उसका फुल फॉर्म है कैट्स, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। असल में जो भी टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगर है वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, उन सब का एक तरह से ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन होता है। और उनमें से जो बहुत बेस्ट होते हैं उनको ये स्टैंडर्ड मिलता है कैट्स स्टैंडर्ड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आईएसओ सर्टिफाइड, ये एक सर्टिफिकेशन है, ये मिल गया तो आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये चीज बढ़िया होगी। ठीक है, तो वैसे ही टाइगर रिजर्व के लिए सबसे सर्टिफिकेशन कैट्स का होता है। हमारे देश में इस समय कितने टाइगर रिजर्व हैं? हमारे देश में इस समय 52 टाइगर रिजर्व है। 52 टाइगर रिजर्व है। और जो 52वां टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के बूंदी में है, उसका नाम है, देख लेना क्या नाम है, भूल गया मैं, अच्छा नाम है उसका, राजस्थान के बूंदी जिले में है 52वां टाइगर रिजर्व। 51वां जो टाइगर रिजर्व था वो मेघमलाई था, तमिलनाडु के मेघमलाई में। तो अभी मेरे देश में 52 टाइगर रिजर्व हैं। और टाइगर एक प्रोजेक्ट हमने चलाया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में हमने चलाया था, 1973 में। इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हम टाइगर रिजर्व का दर्जा देते हैं किसी भी नेशनल पार्क को। मेरे देश में भी 52 टाइगर रिजर्व है। इन 52 में से सिर्फ 14 ऐसे हैं जिनको कैट्स स्टैंडर्ड मिला है, उनका नाम लिखा हुआ है। एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व को कैट्स स्टैंडर्ड मिला है। ठीक है, इस तरह कुल 52 में से 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको कैट्स स्टैंडर्ड मिला हुआ है। यानी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे टाइगरों का देखभाल, उनके उनके लिए जो भी काम है वो अच्छा हो रहा होगा, बेहतरीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। तो हमारे इस न्यूज में काम की बात क्या थी कि भाई एमपी के लिए सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना को कैट्स स्टैंडर्ड मिला है। देश भर के 52 में से सिर्फ 14 टाइगर रिजर्व को कैट स्टैंडर्ड मिला हुआ है। हाँ, ये सरगम ने सही बताया, रामगढ़ नाम से है 52वां टाइगर रिजर्व, बूंदी जिले में है वो। तो इनकी लिस्ट आप देख लेना, ये 14 कौन से टाइगर रिजर्व है। अगर हम टाइगर की बात करें तो 2010 में रशिया का शहर था सेंट पीटर्सबर्ग। वहां पे वो देश मिले जिनके यहाँ टाइगर होते हैं। वो देश सेंट पीटर्सबर्ग में गए 2010 में और उन्होंने बोला कि हम अपने टाइगरों की संख्या को डबल करेंगे, यानी T x 2 करेंगे, टाइगर की संख्या को डबल करेंगे। और कब तक डबल करेंगे? 2022 तक हम अपने देश में टाइगरों की संख्या को क्या करेंगे? डबल करेंगे। भारत के में भी टाइगर थे, भारत भी उस बैठक में गया था सेंट पीटर्सबर्ग समिट में। भारत ने अपने टाइगरों की संख्या 3 साल पहले ही डबल कर दी। हमने 2019 में ही अपने देश में टाइगरों की संख्या डबल कर दी। आज मेरे देश में
2018 के टाइगर सेंसस के हिसाब से 2967 यानी 2967 टाइगर्स हैं। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है। आखिरी वाला 18 में हुआ था, रिजल्ट आते आते 19 हो गए। उस सेंसस ने बताया मेरे देश में इतने बाघ हैं और इसमें से 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और हमने जो वादा किया था कि 2022 तक टाइगरों की संख्या डबल करेंगे, ये हमने वादा तोड़ दिया। अपना वादा 3 साल पहले ही हमने ये काम कर दिया। नेपाल के पास भी टाइगर है। नेपाल हमसे एक कदम और आगे निकला, उसने 2018 में ही टाइगरों की संख्या डबल कर दी। हम इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे यहाँ टाइगर वैसे भी ज्यादा थे। अगर 500 का डबल करोगे तो 1000 होता है। तो 500 से 1000 करने में टाइम लगता है, लेकिन 50 से 100 करने में टाइम नहीं लगता। तो नेपाल इसलिए कर लिया। खैर, हमने ये जो टाइगर को डबल करने का प्रोग्राम था, इसको भलीभूति अपनाया और 2022 के स्टैंडर्ड को 2019 में ही पूरा कर दिया। यहां तक की बातें क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। यस सर। बताते हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक की ब्रीफिंग में? एक संस्था बनी है जिसका नाम है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके मुखिया होते हैं वन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके मुखिया है एनटीसीए के। अभी एक मूवी आई है विद्या बालन की, शेरनी नाम से। और थोड़ा जानना है टाइगरों के बारे में, कैसे काम करते हैं हमारे वन रक्षक और क्या क्या दिक्कतें होती। शेरनी मूवी देखो, अच्छी मूवी है। तो एनटीसीए जो अथॉरिटी, हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी, इसके नाम में लिखा हुआ है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब बाघ का संरक्षण करने की प्राधिकरण है ये। और इसका मुखिया कौन होता है? वन मंत्री इसका मुखिया होता है, केंद्रीय वन मंत्री इसका मुखिया होता है। इस एनटीसीए ने कुछ लोगों को चुना बाघ रक्षक के रूप में, मतलब वो आदिवासी लोग, वो लोग जो जंगल के करीब रहते हैं, उनको बाघ रक्षक बना का टाइटल दिया गया। इसके बारे में और जानना है तो शेरनी मूवी में रिकमेंड करता हूँ सबको ही देखो, बड़े अच्छे से जानोगे टाइगर को हम कैसे बचा रहे हैं और वहां के लोकल लोगों का क्या योगदान है इसमें। अब आप में से एक व्यक्ति ने सवाल किया, संदीप ने मुझसे सवाल किया कि भाई हम कैसे टाइगरों की गिनती करते हैं। ये भी अच्छा सवाल था। एक हमने स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स, एम फॉर होता है मॉनिटरिंग, है ना। ये इसका फुल फॉर्म मत जानो, इसका मतलब ये है, वैसे जो बाघ होता है उसके ऊपर धारियां होती हैं, धारियों को भी हम स्ट्राइप्स कहते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने उसी धारियों के वर्ड का एक फुल फॉर्म बना दिया। इसमें क्या करते हैं, हम उनके गले में कॉलर बोन लगाते हैं, वो कॉलर आईडी लगाते हैं, हम उनके पग मार्क्स को चेक करते हैं, हम नाइट विजन कैमरा लगाते हैं, हम सैटेलाइट की मदद लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं इस पूरे प्रोग्राम के तहत। लेकिन इससे हम अल्टीमेटली ये हम टाइगरों की गणना करते हैं, हम टाइगरों की गणना करते हैं। तो एम स्ट्राइप्स वो तकनीक है, वो प्रोसेस है जिससे हम टाइगरों की गणना करते हैं। चाहे वो टाइगर खुले आसमान के नीचे हो, जंगलों में हो, अपने घरों में हो, कहीं भी हो, अपनी माद में बैठा है तो भी हम उसको जांच लेंगे एम स्ट्राइप से। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई कर दो। यस सर। अगली न्यूज में चलते हैं। इसरो की न्यूज है ये, इसरो की न्यूज है ये। एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, इसका नाम है EOS-03। बहुत भारी शब्द है, इसको समझाता हूँ, थोड़ा समझना, साइंस एंड टेक का पार्ट है। ये आपको सैटेलाइट दिख रहा है, हमारे देश में स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसके लिए एक संस्था, उसका नाम है इसरो। 15 अगस्त 1969 को ये संस्था बनी थी। तो जब 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उस दिन इसरो भी अपना हैप्पी बर्थडे मनाता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करता है, हर सैटेलाइट का अपना अलग काम होता है। किसी सैटेलाइट का काम होता है कि आपके मोबाइल फोन चालू रखें, किसी सैटेलाइट का काम है आपका DTH चालू रखें, किसी सैटेलाइट का काम है कि जमीन के अंदर जो मिनरल्स है उनके बारे में स्कैन करे,
किसी सैटेलाइट का काम है कि तस्वीरें निकाले, किसी सैटेलाइट का काम है कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं, बादलों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, चक्रवात कहां से आ रहा है वो निकाले। हर सैटेलाइट का अपना अलग काम है। उसी हिसाब से उनके कैमरे लगे होते, ट्रांसपॉन्डर लगे होते, उसी हिसाब से उनकी सेटिंग होती है कि भाई इसका जो काम है वो करे। और उसी हिसाब से ये धरती के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पे होते हैं। कोई धरती से सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है सैटेलाइट, कोई धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे सैटेलाइट होता है। अपने काम के हिसाब से सैटेलाइटों का वर्गीकरण है। और सैटेलाइटों की जो जिस अक्षा में, जिस अक्षा नहीं कहूंगा, कक्षा में ये रहेंगे, जिस ऑर्बिट में ये लोग रहेंगे, वो उनके काम के हिसाब से डिजाइन होता है। अभी जो मेरी न्यूज है वो है जियो इमेजिंग सैटेलाइट। जियो मतलब धरती, इमेजिंग मतलब धरती की तस्वीर निकालनी है सैटेलाइट। इसका मतलब ये ऐसी सैटेलाइट है जिसको धरती की तस्वीर निकालनी है। अब तस्वीर निकालनी तो इसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होगा, और जब तस्वीर निकालनी है तो ये धरती से ज्यादा ऊंचाई पे इसको प्लेस नहीं करेंगे, वहां से वहां तक करेंगे जहां तक ये धरती को पूरा एक बार में देख सके। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जिससे आपके मोबाइल फोन, डीटीएच, ब्रॉडबैंड, वाईफाई चलते हैं, वो तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन जब हमें तस्वीर निकालनी, हमारा क्लियर विजन है कि हमें इमेज निकालनी है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। और इसका ईओएस का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम में ही ऑब्जर्वेशन है, तब आप समझ सकते हैं कि धरती से ज्यादा ऊपर नहीं रहेगी। तो ये जो सैटेलाइट है जिसको इसरो बना रहा है, इसका मेन काम क्या है? मेन काम यह है धरती की तस्वीर निकालना। अब धरती में क्या हम पूरी धरती का ठेका लिए हैं क्या? नहीं, धरती में भी हमें हमारे भारत की सारी तस्वीरें चाहिए कि कहाँ जंगल है, कहाँ पे घाटी है, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे बसाहट है, हमें सब कुछ चाहिए, एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एमपी में, देखो गुना है, शिवपुर है, दतिया है, क्या हो रहा है? बाढ़ आई हुई है। अब या तो शिवराज जी हेलीकॉप्टर से जाके देखें, या तो अपने पास ऐसा कोई सैटेलाइट हो कि एक क्लिक दबाए वो पूरी इमेज निकाल कर रख दे, कहाँ कितना पानी है, कहाँ कितनी बाढ़ है, रियल टाइम इमेज निकाल कर रख दे। तो ये जो सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है, ये इसलिए लॉन्च की जा रही है कि भारत की हर एक हिस्से की, हर एक इंच की अच्छी तस्वीर हमारे पास आ जाए, जिससे कब भी कोई भी कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई तूफान आता है, तो हमें रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस बाढ़ से कितने गांव डूबे हैं, इस तूफान से कितने घर उजड़ गए हैं, इस तूफान ने कितने टावर को गिरा दिया है। समझ लो आसमान में अपनी आंख पर रख रहे हैं, आंख, वो आंख जो कि सब कुछ देख सकती है। इसीलिए इसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03। मतलब इसके पहले इसी कैटेगरी की 2 सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ सैटेलाइटों का नाम लिखा है, जैसे रिसोर्स सैट, कार्टोसैट, सरल, मेघाट्रॉपिकस। इन सब का काम अलग अलग है, जैसा काम वैसा उसमें यंत्र लगा हुआ है, वैसी दूरी पे तो ये प्लेस है हमारे अंतरिक्ष में। तो अभी की जो सैटेलाइट है, जो जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, इसका मुख्य काम ये है कि हमारी धरती की अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाले, एक्यूरेट पिन पॉइंट पे तस्वीर निकाले। क्योंकि अभी हमारे पास गूगल मैप है, गूगल मैप भी एक निश्चित ऊंचाई तक जाके खराब हो जाता है, दिखाता ही नहीं है। ऐसी तस्वीर दिखाता है तो 5 साल पहले वहां पे खेत था, आप देखो तो मल्टी बन गई, लेकिन वो खेती दिखा रहा है। तो हम गूगल मैप पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इसरो ने बोला यार अपनी सैटेलाइट खुद निकालेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी तस्वीरें ले। और ये जो सैटेलाइट है एक दिन में 5 बार धरती की तस्वीरें निकाल सकती है। 5 बार मतलब 5 बार घूम सकती है धरती को चारों ओर, 5 बार एक ही लोकेशन की 5 बार तस्वीर निकाल सकती है घूम घूम के। इतनी तेज ये सैटेलाइट रहेगी और इतनी अच्छी ये रहेगी। तो इसरो इसको लॉन्च कर रहा है, और इसका उपयोग आप किसी भी चीज में कर लीजिए। आपको पता करना है किस नदी में बाढ़ आ रही है, आप देख लीजिए। आपको पता करना है कहाँ पे घाटी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ लोग बसे हैं। यहाँ तक कि मालूम चला कि कोई लोग पिकनिक मनाने गए थे 10 लोग, और किसी घाटी में फंस गए वो। अब घाटी में बहुत सारा जंगल है, दिख ही नहीं रहा कि वो लोग कहाँ पे हैं। ये सैटेलाइट जब लॉन्च हो जाएगी तो हम जूम करके देख लेंगे वो 4 बच्चे वहां पे पड़े हुए हैं, हमको उनको निकालना है। ये समझ लो अंतरिक्ष में अपनी आंख रख रहे हो आप। इसका नाम है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ऑब्जर्व करेगी। क्लियर हो गया तो रिप्लाई कर दो। यस जी सर। सर। यस सर। किसी की परमिशन लेनी पड़ती, बस ये है कि अंतरिक्ष सबका है, स्पेस सबका है। वहां पे मलबा मत फैलाओ, वहां पे कुछ ऐसी सैटेलाइट मत भेजो जिसमें तुम बम पटाखा लगा के भेज रहे हो। मतलब वहां पे तुम क्राइम वाला कोई काम मत करो।
एक 1959 की एक ट्रीटी है, स्पेस ट्रीटी कहते हैं उसको, दुनिया के बहुत से देशों ने माना नहीं है उसको, लेकिन उस ट्रीटी में ये बात कही गई है कि अंतरिक्ष सबका है, वहां कोई न्यूक्लियर वेपन्स प्लांट ना करे, वहां के लिए आर्म रेस कोई शुरू ना करे, ऐसा ना कोई सेटेलाइट को भिड़ा रहा है, कोई जानबूझ के हथियार कर रहा है, वो सब ना करे। अब आप लोग जब भी इसरो के बारे में सुनते होगे, जब भी क्या सुनते होगे, हर महीने सुनते हो कि यार इसने ये सेटेलाइट लॉन्च कर दी। कभी कभी तो अपनी सेटेलाइट लॉन्च करता है, कभी कभी दूसरों की सेटेलाइट भी लॉन्च करता है। इसरो के पास रिकॉर्ड 104 सेटेलाइट एक बार लॉन्च करने का, एक बार में 104 सेटेलाइट लॉन्च की थी इसने। सेटेलाइट जो लॉन्च होती है वो रॉकेट से लॉन्च होती है, रॉकेट से। अब हमारे पास बहुत सारे रॉकेट है, अलग अलग वैरायटी के रॉकेट है। किसी का नाम है SLV, किसी का नाम है ASLV, एक का नाम है PSLV, GSLV, GSLV, MK3, इसको हम बाहुबली भी कहते हैं, बाहुबली। जैसे बाहुबली शिव जी का वो शिवलिंग उठा के जाता है, वैसे ये GSLV मार्क 3 को बाहुबली हम कहते हैं। इसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत भारी सामान ऊपर तक ले जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भाई, इसरो को भी तो कमाना है ना, और इसरो बहुत, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छे, दुनिया भर की कंपनी आके बोलती भाई मेरी सेटेलाइट लॉन्च कर दो। तो कभी कभी ऐसा होता है, छोटी हल्की सेटेलाइट के लिए भी हमें अपने भारी भारी रॉकेट को भेजना पड़ता है। ये तो वही बात हुई कि भाई आपको किसी के घर में एक बाल्टी पानी भेजना है और उसके लिए आपने पूरा पूरा ट्रक निकाल दिया। तो हमारे साथ ऐसा ही हो रहा था, हमारे पास जो रॉकेट है उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कंट्रीज आके बोलती साहब 100 किलो का रॉकेट वो सेटेलाइट लॉन्च कर दो, कोई बोलती 300 किलो की हमारी सेटेलाइट लॉन्च कर दो। तो उसके चक्कर में हमें अपने PSLV GSLV को उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार अभी इसरो काम कर रहा है SSLV में। इसरो किस में काम कर रहा है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। ये काफी हल्के होंगे, एक ऐसे रॉकेट होंगे जो 300 से लेकर 500 किलो का पेलोड ले जा सके। इससे क्या होगा? ईंधन बचेगा। भाई किसी के घर बाल्टी पहुंचानी, एक बोरी सीमेंट पहुंचानी, ट्रक लगाना नहीं पड़ेगा, बाइक से भी भेज सकते हैं। तो समझ लो हम इसरो इस चीज में काम कर रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, कि दुनिया भर के जो देश हमसे छोटी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, तो हमारे पास हल्का रॉकेट होना चाहिए, फटाक से गया फटाक से आया, कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दो। जी सर। यस सर। हमारे देश में जो भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं वो श्रीहरिकोटा से होती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च होती है। और श्रीहरिकोटा जो है वो समंदर किनारे है, इसलिए जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन दुनिया में है वो समंदर किनारे है। क्यों? कल को सैटेलाइट रास्ता भटक जाए, कल को सैटेलाइट में दिक्कत हो जाए, तो उसको समंदर में हम गिरा सके, जिससे लोग नहीं मरे, शहर बर्बाद नहीं हो। इसलिए जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, जगह होगी, या मिसाइल टेस्टिंग रेंज होगी, वो समंदर किनारे होती है। दुनिया भर का ये क्या है, एक तरह से फिनोमेना ही समझ सकते हैं कि दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन या मिसाइल लॉन्च स्टेशन समंदर किनारे ही होते हैं। अब ऐसा मत सोचना सर इसरो के बारे में और चीज बताओ, समय के साथ इसरो बहुत सारी चीज करता रहेगा, तब वो चीजें भी बता देंगे। करंट अफेयर्स पढ़ते चलो, सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगली न्यूज RBI को लेकर है। RBI ने ऐसा क्या कर दिया, इसके न्यूज में आ गई बात। आप लोग मुझको ये बताओ, आप लोग किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो, तो अभी तो ठीक है, अभी तो आपके पास UPI आ गया है, भीम है, फोन पे है, पेटीएम है। लेकिन जब आप बैंक से किसी को ट्रांसफर करते हो, तो आप NEFT करते हो, RTGS करते हो, IMPS करते हो क्या? ये शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना? यस सर। यस सर, सुना है। कोई मुझे अंतर बताएगा NEFT, RTGS और IMPS में? नहीं बता रहे हो, नाराज हो मुझसे? चलो हाँ, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म जानो। NEFT का होता है
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी जो है ये बहुत ही, चलो पहले सबका फुल फॉर्म बताते फिर बताते हैं अंतर। आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस का होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। इसमें मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हो, मिनिमम। इसमें मिनिमम 2 लाख भेज सकते हो, मिनिमम 2 लाख 1 रुपए। एनईएफटी में भी 1 रुपए, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम ये अपर लिमिट सरकार आरबीआई बढ़ाती घटाती रहती है, इसकी नो लिमिट। इसकी भी नो लिमिट। आरबीआई ने, मैंने अभी क्या बोला, अधिकतम 2 लाख, उसके ऊपर फिर वो बैंक वाले अपना फिल्टर मार के रखते हैं। अब जो एनईएफटी होता है, एनईएफटी मिनिमम 1 रुपए आप भेज सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हो सकता है एनईएफटी आप किसी को करो तो 1 घंटे बाद पैसा पहुंचे, क्योंकि इसमें बैच चलता है। कम से कम आधे घंटे, अधिक से अधिक 1 घंटे में पैसा भेज सकते हो। आरटीजीएस में तुरंत पैसा जाता है, तुरंत, इसलिए मिनिमम 2 लाख रुपए। बड़े बड़े जो पेमेंट होते हैं करोड़ों अरबों में, लाखों करोड़ों में, वो आरटीजीएस से होते हैं। रियल टाइम लिखा, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम, रियल टाइम, तुरंत ग्रॉस सेटलमेंट होगा। आईएमपीएस एक छोटे पेमेंट्स के लिए होता है, मोबाइल से हो जाता है, अकाउंट नंबर नहीं लगता इसमें। आईएमपीएस में 2 लाख की लिमिट है मैक्सिमम, लेकिन बैंक वाले अपने हिसाब से 20,000, 30,000, 50,000 अपने हिसाब से बनाए रहते हैं। अब ये जो भी मैंने बताया, ये पैसे भेजने का मेरे पास जरिया है, लेकिन ये जरिया सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक से प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं कि पेटीएम आपका एनईएफटी करवाता होगा, या फिर मालूम चले एयरटेल आपका एनईएफटी करवाता है, ऐसा नहीं। ये जो प्रोसेस है, ये जो ताकत है, ये सिर्फ बैंकों को मिली है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों प्रोसेस सिर्फ बैंक कर सकते हैं। रिप्लाई करो। जी Yes, सर। sir. अब न्यूज में चलते हैं। आरबीआई कहता है कि जो नॉन बैंक पीएसपीज हैं, वो भी सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जो मेरा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम क्या है आपने जान लिया। इसमें कौन से आते हैं? आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। आरबीआई कहता है जो मेरा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, इसमें जो नॉन बैंक हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन वो पेमेंट दे प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब बैंक नहीं है, लेकिन इससे आप पेमेंट का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो आरबीआई ने ये कहा कि जो मेरा तीनों है, मैंने बताया कि एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, ये नॉन बैंक पीएसपीस, पीएसपीस का फुल फॉर्म लिखा होगा यहाँ पे, पेमेंट सेटलमेंट, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, ये लिखा है। तो ये भी आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस का उपयोग कर सकते हैं। ये है न्यूज बस। तो मैंने आपको अंतर बता दिया कि आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी में एक्चुअल होता क्या है। क्लियर हो तो रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये चीज तो ठीक है, आरबीआई ने कह दी कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए भी आपके पास एक स्पेशल कोड होना चाहिए। असल में बैंकिंग की दुनिया में या वित्तीय मार्केट में जब हम पेमेंट का ट्रांसफर करते हैं ना, तो जो सिस्टम होता है वो ये नहीं पूछता स्टेट बैंक मल्हारगंज ब्रांच, बैंक ऑफ बड़ौदा राजवाड़ा ब्रांच, ऐसे नहीं पहचानता। वो पहचानता है आईएफएससी नंबर से। आईएफएससी नंबर आप लोग जानते होंगे, हर बैंक की शाखा का एक आईएफएससी नंबर होता है। आईएफएससी मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हर वो संस्था जो पैसे का लेन देन करती, अभी तक तो बैंक के लिए सिर्फ था कि हर बैंक जो पैसे का लेन देन करता है, बैंक का तो लेन देन करेगा ही,
चाहे प्राइवेट सरकारी, उसके पास एक आईएफएससी कोड होता है। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, पैसे देने भेजने के लिए आप बोलते हो खाता नंबर बताओ और आईएफएससी कोड बताओ, हम पैसा दे देंगे। क्योंकि आईएफएससी कोड से ही आप सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में घुस सकते हैं, यानी आप एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस कर सकते हैं। तो जब हम नॉन बैंक को यानी फोन पे, गूगल पे लोगों को बोल रहे हैं कि तुम भी इसका उपयोग कर लो, तो इसका मतलब आप इनके लिए अलग से आईएफएससी कोड बन देंगे, इनको अलग से आईएफएससी कोड अब मिलेगा। ठीक है, हर चीज का फुल फॉर्म जरूर देख लेना पीएससी वालों, इतना अंदर नहीं पूछेगा लेकिन फुल फॉर्म जरूर पूछ लेगा। मेरी बात क्लियर हुई तो रिप्लाई कर दो। यस सर। और यहाँ पे एक शब्द लिखा ई कुबेर, एक यहाँ पे शब्द लिखा ई कुबेर। ई कुबेर क्या है? कुबेर आप जानते हैं कि भाई कुबेर जो राजा थे, बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था उनके, और जिनके पास पैसा था हम बोलते बहुत ज्यादा कुबेर बने फिर रहे हो। तो ई कुबेर एक सेटलमेंट सिस्टम है जो आरबीआई ने बनाया है और बैंकों के लिए बनाया है। ये भी लगे हाथों जान लो। जैसे मान लो मैं एसबीआई हूं, मुझे पंजाब नेशनल बैंक को 25,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं। बैंकों का आपस में लेन देन चलता रहता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं है कि एसबीआई वाला अपना चेक लेके जाए पीएनबी के मालिक के पास, ये लो साहब चेक और भजा लो। तो बैंक जब बैंक से लेन देन करता है, उसके लिए आरबीआई ने एक पोर्टल बना के रखा है, इसका नाम है ई कुबेर। तो ई कुबेर किसने बनाया है? आरबीआई ने। किसके लिए बनाया है? बैंकों के लिए, कि बैंक से बैंक का लेन देन ई कुबेर के माध्यम से होता है। और यहाँ भी माध्यम आईएफएससी कोड ही है। तो अब ई कुबेर में ये लोग भी आ सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, यानी जो नॉन बैंक है, जो पेमेंट करते हैं, वो भी ई कुबेर की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर हो गया तो रिप्लाई कर दो। यस सर। और इसके फायदे क्या होंगे? फायदे ही फायदे है भाई। जब गूगल पे, फोन पे, एयरटेल या अमेजन लोगों को भी मौका मिलेगा इस चीज में आने पे, तो लोगों के फटाफट काम होंगे। उनको ऐसा नहीं कि बैंक जाना पड़ेगा, आईएफएससी कोड ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अच्छी चीज है, लोगों के हित की बात हो रही है, अच्छी बात है। अगली न्यूज है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। पहली चीज तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा, ये बड़े बड़े शब्दों से घबराओ मत कि क्या लिखा है, हमें क्या, इन शब्दों से घबराओ मत। असल में कभी भी कानून बनता है, उसकी भाषा बड़ी वजनी रखी जाती है, और ये हमारी विडंबना है कि अंग्रेज चलेगा, लेकिन अंग्रेजी का जो चोचला है वो हम अभी तक पाल के रखे हैं। हम लॉ की नजरों में या कानून में हम ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि नया आदमी, आम आदमी तो बेहोश होकर गिर जाए कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन हमें इसका अंदर का मामला समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग में से बहुत लोगों ने हवाई यात्रा की होगी, जिन्होंने नहीं की होगी वो एयरपोर्ट तो गए होंगे लेने छोड़ने। जब आप एयरपोर्ट में जाते हो तो आपको बहुत तरह की फीस लगती है, कि लाउंज में बैठने की अलग फीस लगती है, पार्किंग फीस अलग लगती है, फिर फैसिलिटेशन चार्जेस अलग लगता है, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। आमतौर पे कहें ये सारा पैसा एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा जो है, वो आपसे वसूलता है, फिर अपने विकास में लगाता है। तो किस चीज पे कितना पैसा लगाया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार ने एक कानून लाया था 2008 में। 2008 में भारत सरकार ने कानून लाया था। क्या नाम था इसका? एयरपोर्ट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब पैसा, रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि एयरपोर्ट के अंदर पैसा कहां से आएगा उसको रेगुलेट करने वाला प्राधिकरण का एक कानून लाया था 2008 में। और उसमें यह कहा था कि जो बड़े बड़े वो है एयरपोर्ट, जो हमारे जैसे मेजर एयरपोर्ट्स कहते हैं, वही उन्हीं के पास ये अधिकार होगा कि वो इस तरह के पैसे लोगों पे चार्ज कर सके, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोचीन के। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से हवाई यात्रा रेलवे की यात्रा से भी सस्ती हो गई है, कभी कहीं तो ऐसा भी लगता है। तो बहुत सारे लोग हवाई यात्रा का आनंद ले रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे हवाई अड्डे बन के तैयार भी हो गए। हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री बहुत फटाफट चल रही है। तो छोटे छोटे हवाई अड्डों में, जैसे इंदौर की बात करें, इंदौर मेजर एयरपोर्ट्स में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं। तो ये जो कानून था 2008 का, वो ये कहता था कि जो बड़े हवाई अड्डे हैं, जिसको एविएशन मिनिस्ट्री यानी विमानन मंत्रालय ने नोटिफाई किया हो कि तुम एक बड़े हवाई अड्डे हो। अभी विमान मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? सिंधिया जी अभी बने हैं। तो 2008 का एक्ट ये कहता था जो बड़े हवाई अड्डे हैं बस वही ऐसी फीस लगा सकते हैं, छोटे के पास अधिकार था ही नहीं। तो छोटे के पास पैसा ही नहीं आ रहा था, तो छोटा अपना विकास भी नहीं कर पा रहा था। इस
अमेंडमेंट बिल में, अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार किया जा रहा है, मतलब ये कानून पहले से रहा होगा। इसमें क्या बोला सरकार ने, बोला हर छोटा बड़ा हवाई अड्डा फीस लगा सकता है। कुल मिला के बात ये है कि छोटे से छोटा हवाई अड्डा भी अपने हवाई परिसर में, हवाई अड्डा के परिसर में हर तरह के शुल्क लगा सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। पहले ये सिर्फ जो बड़े एयरपोर्ट्स थे, मेजर एयरपोर्ट्स थे, उनके लिए था, लेकिन अभी हमने ये संशोधन बिल लाके ये बोल दिया है कि इस देश का हर हवाई अड्डा जहां से हवाई सेवाओं का लाभ मिलता है, वो अपने हवाई अड्डे में इस तरह के बहुत सारे चार्जेस लगा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। Yes, sir. कमाई के साधन सबके लिए खोल दिए, सब कमाओ। अगली न्यूज जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज हम लोग स्पेस की बात कर लिए, फिर एरोप्लेन में भी बैठ गए, अब वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन अभी तक जो वैक्सीन हम लगवाते हैं वो सुई लगती है, यानी निडल का उपयोग करते हैं, जिससे दर्द भी होता है, बहुत कम डरते भी हैं। एक हमारे देश की संस्था है, उसका नाम है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में है। क्या नाम है उसका? भारत बायोटेक। मेरे देश में दो ही वैक्सीन धूमधाम से चली हैं, एक तो कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है वो मेरे देश में खुद बनाई है। तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर क्या बनाई है? कोवैक्सीन बनाई है। तो ये जो भारत बायोटेक है, जो हैदराबाद बेस्ड है, इसने बहुत दिनों से काम कर रहा था वैक्सीन के ऊपर, और ऐसी वैक्सीन जो नाक से दी जा सके, यानी नाक वैक्सीन चाहिए देनी है हमें। अभी तक वैक्सीन मतलब क्या होता है भैया? इंजेक्शन लगेगा। ये इस वैक्सीन में काम कर रहा है कि नाक से हम कुछ 2-4 बूंदे डाल दें। जैसे पल्स पोलियो में बूंदे किस में डालते हैं? मुंह में डालते हैं, लेकिन इसका नाम है इंट्रानेजल। नेजल मतलब नाक। तो नाक से अगर हम 2-4 बूंदे डाल दें, यानी वैक्सीन की बूंदे डाल दें, जिससे उसको वैक्सीन भी लग जाएगी। दूसरा, सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है? हमारी नेजल। कोविड में हमारी नाक वाली जो ग्रंथि है, उसी में सबसे पहले अटैक होता है। तो जहां पे अटैक होने की संभावना सबसे ज्यादा है, वही वैक्सीन दो ना। तो भारत बायोटेक इसमें काम कर रहा था, बहुत दिनों से काम कर रहा था, और अब इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए, मतलब लोगों पे ट्रायल शुरू हो गए। बहुत जल्द हमें एक नई वैक्सीन देखने को मिलेगी, जो कि नाक से दी जा रही है, ना कोई सिरिंज, ना कुछ, ना किसी हेल्थ वर्कर को ट्रेन करना पड़ेगा कि भैया ऐसी सुई लगाओ, क्योंकि अब तो ये कोई भी कर सकता है। तो इंटरनेशनल वैक्सीन किसके लिए आ रही है? कोविड-19 के लिए आ रही है। डेवलप कौन कर रहा है? भारत बायोटेक। क्यों डेवलप कर रहा है ये आप जान गए। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। इसका अभी इसने नाम रखा है BBV154। ये नाम बदला जाएगा बाद में, मार्केट में जब आएगा तो अच्छा नाम होगा, जब वो आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वैक्सीन नाक से दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें निडल की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, हम कह रहे तीसरी लहर बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता, लेकिन ये लगवा लेगा। तो बच्चे, बूढ़े और भी लोगों के लिए हम दे सकते हैं। भारत बायोटेक कहता है हर महीने में 100 मिलियन डोजेस यानी 10 करोड़ डोज बना दूंगा। इनके वादे बहुत रहते हैं, काम कम होता है, लेकिन जो भी कह रहे बढ़िया कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, बच्चों, बूढ़ों, बीमार, सबके लिए ठीक है। नाक से डाल दिया, 2 बूंद, काम खत्म। तो अच्छी चीज है ये, ना कोई खतरा और ना कोई अलग से ट्रेनिंग। बात क्लियर हो गई? रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. अगली न्यूज मेडिकल कॉलेज को लेकर है, या मेडिकल फील्ड को लेकर है। ये न्यूज शिक्षा का डिपार्टमेंट है। देखो, हमारे देश में आरक्षण है, रिजर्वेशन, ये आप सभी जानते हैं। आरक्षण 2 जगह मिलता है, एक सरकारी नौकरी और एक शिक्षण संस्थानों में। ये तो आपको पता ही होगा। सरकारी नौकरी का जो आरक्षण है, SC ST के लिए आरक्षण तो आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गया, लेकिन OBC को आरक्षण मिलने में 40 साल लग गए, और 1989 में फिर मंडल आयोग बना था, उसके बाद मिलते मिलते 1993 हो गया। लेकिन नौकरियों में फिलहाल सबको आरक्षण मिल रहा है। अभी 3 साल पहले 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके, जो सवर्ण लोग हैं, जो किसी कैटेगरी में नहीं आते लेकिन गरीब हैं, 8 लाख से कम उनकी सालाना फैमिली इनकम है, उनके लिए एक नया कोटा आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS कोटा आ गया। तो नौकरी को लेकर कोई दिक्कत नहीं, नौकरी में बकायदा कोटा मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन में,
तो एजुकेशन में कोटे को लेकर कोई दिक्कत है। ये न्यूज मेडिकल सीट्स को लेकर है। भाई हमारे देश में आज मेडिकल का एग्जाम नीट के थ्रू होता है, पहले AIPMT के थ्रू होता था। और मेडिकल की जो सीट्स होती हैं वो UG PG दोनों होती हैं। UG PG मतलब ग्रेजुएशन लेवल भी होता है, MBBS भी होता है एग्जाम, MD के लिए भी एग्जाम होता है। अब क्या है, यहाँ पे कोटा वाली बात, रिजर्वेशन वाली बात आई। सरकार ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला कि भैया देश भर में जितनी भी सीटें हैं मेडिकल की, उसमें एक ऑल इंडिया कोटा होगा। ऑल इंडिया कोटा जो है वो सरकार ने बोला कि UG सीटों के लिए 15% है। ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से। सरकार ने ऑल इंडिया कोटा की बात की, ऑल इंडिया कोटा, जैसे ऑल इंडिया रैंक होती है ना, ऑल इंडिया कोटा की बात की। और इसने बोला जो UG सीट है, UG, इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा है, और जो PG सीट है इसमें 50% ऑल इंडिया कोटा है। क्या है लगे हाथों, सुनो पहले। इस ऑल इंडिया कोटे के अंदर विवाद है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। भाई हमारे देश में कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे एम्स है, एम्स केंद्रीय सेंट्रल का है, लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेज राज्य के होते हैं। जैसे इंदौर का मैं बोलूं कि जो MG कॉलेज है, या भोपाल का मैं बोलूं कि जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, ये राज्य के कॉलेज है, तो यहाँ पे UG PG होता है। तो केंद्र सरकार ने बोला कि जो राज्यों के मेडिकल कॉलेज है उसमें जितनी सीटें उनके पास है, फॉर एग्जांपल MP में कुल 1000 सीटें हैं, UG में 1000 सीटें हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपके पास MP में UG में 1000 मेडिकल सीटें हैं, तो इसमें से 150 सीटें यानी 15%, 150 सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं। मतलब उस सीट में किसी भी स्टेट का बच्चा आके एडमिशन ले सकता है। बाकी 850 सीट में तुम अपने MP वालों को दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15% सीट में तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम कहीं का बच्चा आके अगर वो रैंक लाता है तो वो ले सकता है। PG के लिए ये था कि राज्य के पास जितनी सीटें हैं उसकी आधी में पूरे देश का बच्चा आ सकता है, आधी में उसके राज्य का बच्चा आ जाए। ये बातें क्लियर हो रही तो रिप्लाई करो पहले। Yes, sir. Yes, sir. राज्य के अंदर जैसे MP के अंदर जो सीटें हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो OBC है वो OBC सीट में घुस रहा है, SC ST में जा रहा है। लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा है ये 15 और 50 का, इसमें OBC वालों का कोई रिजर्वेशन नहीं था। मतलब इस 150 सीटों में, मतलब 15% मतलब 150 सीटों में OBC के लिए एक भी सीट नहीं थी, EWS के लिए भी एक भी सीट नहीं थी। मतलब ऑल इंडिया कोटे में SC ST तो सीट थी रिजर्व, लेकिन OBC EWS के लिए नहीं थी। PG में भी यही हाल था, SC ST के लिए तो रिजर्व सीट थी, लेकिन OBC EWS के लिए नहीं थी। तो अभी एक बवाल बहुत दिनों से चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि क्या कर रहे हो यार, सबको दो ना आरक्षण। तो केंद्र सरकार ने बोला कि OBC को भी आरक्षण मिलेगा 27% जो मिलता है, EWS को भी मिलेगा 10% आरक्षण। तो ये कहानी किसकी है? ऑल इंडिया कोटे की कहानी है। राज्यों में सब कुछ पहले से मिल रहा था, ऑल इंडिया कोटे की जो सीट थी उसमें OBC को नहीं मिल रहा था। फटकार लगी तो उसने, केंद्र सरकार ने बोला EWS को भी कहां दे रहे हैं, एक बार में दोनों को देके खत्म करो, नहीं तो एक साल बाद फिर से कोर्ट कचहरी होगा, फिर हमको देना पड़ेगा। तो ये है न्यूज कि MBBS की UG PG सीट के ऑल इंडिया कोटे में OBC और EWS का जो आरक्षण है उसको सरकार ने देना सुनिश्चित किया। क्लियर हो गया तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. अगली न्यूज पे चलते, साड़ी, कांजीवरम की सिल्क साड़ी, सिल्क वर्ल्ड फेमस। जैसे हमारे MP में महेश्वर की साड़ी बहुत फेमस है, चंदेरिया की साड़ी बहुत फेमस है, ये सब सिल्क से बनती हैं। तो कांजीवरम की साड़ी को लेकर न्यूज क्यों आई, क्यों न्यूज आई? एक व्यक्ति है विधि कृष्ण मूर्ति, ये कांजीवरम साड़ी बनाते हैं। इन्होंने कांजीवरम साड़ियों में बहुत सारी वैरायटीज को इकट्ठा किया है और फिर इसका एक क्या शुरू किया इन्होंने, एक तरह से म्यूजियम शुरू किया। न्यूज में आ गया, हमें नहीं जानना कौन व्यक्ति ने क्या किया, उसका नाम भूल जाओ, लेकिन कांजीवरम के बारे में जानना पड़ेगा और हमारे देश में कितने प्रकार के सिल्क यानी रेशम मिलते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, और रेशम बनता कैसे उनके बारे में जानना पड़ेगा। पहली चीज तो कांजीवरम कांची से आया है, कांची, कांचीपुरम नाम की एक जगह है कांची, जहां से कांजीवरम शब्द उठा है। और विश्व वर्ल्ड फेमस इसलिए है
क्योंकि चोला जो एम्पायर था, आज से 1200 साल पहले चोला डायनेस्टी साउथ में रूल करती थी, उन लोगों ने इनको पैटर्नाइज किया था। उन लोगों के समय पे ये साड़ियां तब से बनती आ रही, और इस साड़ियों में हीरे मोती सोना चांदी की जरी लगाई जाती थी, मतलब जरी में ये सब यूज किया जाता था। और कांचीपुरम की जो साड़ियां हैं उसे रेशम की साड़ियों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सिल्क साड़ीज कहा जाता है। आज भी वर्ल्ड फेमस है ये साड़ियां, हाथ से बनाई जाती हैं। और ये इसमें जो जरी होती है जरदोजी, जैसे जरदोजी के लिए फिरोजाबाद बहुत फेमस है यूपी का, जरदोजी के लिए कानपुर भी फेमस है, लेकिन वो लहंगे में जरदोजी की जाती है। लेकिन साड़ी में जो जरदोजी या जरी का काम है उसके लिए तो कांचीपुरम या कांची बहुत फेमस है। सिल्क की अगर बात करें, वैसे कांचीपुरम की साड़ी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब कोई भी व्यक्ति कांचीपुरम की साड़ी ये नहीं बोल के बेच सकता कि ये कांचीपुरम, इंदौर में ऐसा कोई नहीं बेच सकता कि ये कांचीपुरम की साड़ी है, ये उठ के आएंगे कांचीपुरम से ही आएंगे, नहीं। सिल्क की अगर बात करें, दुनिया में सेकंड नंबर का रेशम उत्पादन मैं करता हूं। और सिल्क या रेशम को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कीड़ा, हमें वो सिल्क रेशम का कीड़ा चाहिए होता है। उस कीड़े को हम जो पालते हैं उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं। सेकंड नंबर के हम प्रोड्यूसर उत्पादक है सिल्क के, तो प्रथम नंबर का कौन है? चाइना। ठीक है, हमारे पास 5 तरह के रेशम होते हैं, जिसमें मलबरी, ये नाम ध्यान रखना कितने तरह का रेशम है, मलबरी रेशम, ओक टसर रेशम, ट्रॉपिकल टसर, मूगा और एरी, ये 5 प्रकार के मेरे पास रेशम के तरीके हैं। और इसमें मलबरी को छोड़ के बाकी सब रेशम को हम बोल सकते हैं कि जंगली रेशम है या वन्य रेशम है। मलबरी जो है उसको शहरी रेशम बोला गया है, एक तरह का बाइफर्केशन है। और मलबरी जो रेशम है काफी यूनिक होता है वो। अब जो रेशम है वो बनता कैसे, कीड़ा जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उस कीड़े को? सेरिकल्चर सर। फिर से बोलो। रेशम का कीड़ा। नहीं, एक अच्छा नाम है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, वेरी गुड, सिल्क वर्म। तो सिल्क वॉर्म का जो सलाइवा है, जो थूक है, उससे थ्रेड बनता है, उससे धागा बनता है, उससे धागा बनता है, और उस धागे से सिल्क बनता है। चाइना एक समय और सिल्क बनाने की प्रोसेस पद्धति चाइना ने हमको दी है, चाइना ने बताया सिल्क बनाया कैसे जाता है। और चाइना से जो सिल्क बनता था दुनिया भर जाया करता था, उस रास्ते को कहते थे रेशम मार्ग, सिल्क रूट। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हम है सिल्क के उत्पादन में। अब ये सवाल है, फटाफट रिप्लाई करो। फर्स्ट का सी। देखो, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पीडीएफ में लिखी हुई चीज और मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द में प्रायोरिटी आपको मेरे मुंह से निकले हुए शब्द को देना है। ठीक है, हर चीज पीडीएफ में नहीं होती। इस सवाल में बोला EOS-03 जो बनाया जा रहा है, जिसको लॉन्च किया जाएगा, वो क्या करेगा? मैंने बार बार बोला हम अपनी आंख आंख रख रहे हैं, आंख, और मेरी आंख सब देखेगी ना, मेरी आंख तो तूफान भी देखेगी, मेरी आंख बाढ़ भी देखेगी, मेरी आंख तो वाटर बॉडीज, नदी तालाब भी देखेगी, मेरी आंख फसलों को भी देखेगी, और मेरी आंख फॉरेस्ट को भी देखेगी। मैं बार बार आंख बोल रहा हूँ ना, आंख तो सब देखेगी। तो यहाँ पे क्यों ये सी नहीं होगा बताओ? बहुत लोगों ने डी दिया, डी दिया। उसका नाम क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करेगी? जब देखेगी तभी तो ऑब्जर्व करेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ बाढ़ को और तूफान को देखेगी, जब नदियां दिख गई तो बोलेगी राम राम राम, क्या देख लिया? ऐसा तो करेगी नहीं वो तो मशीन है, वो तो सब देखेगी। जहां फसल लगी फसलों को देखेगी, जहां जंगल है जंगल को देखेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? इसका ऑप्शन में सभी होंगे इसके। रिप्लाई करो। अगला बताओ।
इसका पहला स्टेटमेंट सही है, 1986 में ये सब हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने बताया ही है। उन्नीस सौ छियासी में ये तय हुआ था कि भैया एक ऑल इंडिया कोटा होगा, आज भी चला आ रहा है। और ये 15% यूजी में सीट, 50% पीजी सीट, ये सब सही है। बोथ बी एंड टू आर राइट। इसका रिप्लाई करो। कांजीवरम, कांचीपुरम, कांची, चोला लोगों ने कहा रूल किया? तमिलनाडु में, उनकी भाषा तमिल। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो सर।